हेलो दोस्तों। आज हम कुछ इंटरनेशनल की दो ऐसी डील या ट्रीटी बारे में पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी उनका महत्व है। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या और ईरान न्यूक्लियर डील, जो कि 2015 में साइन हुई थी बिटवीन ईरान एंड 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, यूएसए एंड रशिया, और प्लस जर्मनी प्लस यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ये सारे मेंबर थे जिन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील साइन की थी। और ये डील मेनली इसलिए साइन की गई थी क्योंकि जो ईरान था वो काफ़ी यूरेनियम इनरिच करता जा रहा था, अपनी स्टॉक पाइल बढ़ाता जा रहा था यूरेनियम की। और जैसे कि हमें पता है सिर्फ 9 कंट्रियों के पास न्यूक्लियर वेपन है, 5 परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। देन इसराइल के पास है, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है एंड नॉर्थ कोरिया के पास है। तो यूएसए वगैरह को ये भी डर था दूसरी कंट्रियों को कि एक और कंट्री ऐसी ना हो जाए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो या कुछ बड़े बड़े बॉम्ब्स वगैरह आ जाएं। तो इसलिए ये सभी कंट्रियों ने सोचा कि एक डील साइन कर लेते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील, जिससे कि ईरान कुछ लिमिटेड स्टॉक पाइल यूरेनियम का इनरिच करेगा और इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी एजेंसी है उसको बार बार मोनीटर एंड एवेल्यूट करने देगा और असेस करने देगा कि ईरान के पास कितना यूरेनियम है, और उनको वेरीफाई करने देगा कि वो जो भी डील में कुछ भी प्रोविजंस हैं उनके साथ कंपाइल कर रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली ये डील हुई थी और बदले में यूएसए ने जितने भी सैंक्शन या यूरोपियन कंट्रीज ने जितने भी सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान के अगेंस्ट, वो उनसे हटा लेंगे और उनको ट्रेड करने देंगे फ्रीली सभी कंट्रियों के साथ। तो बेसिकली एक डील थी, ये न्यूक्लियर रिलेटेड कमिटमेंट थी एक तरह की, और ये डील थी। एंड डील में क्या हुआ, जब डील साइन हुई 2015 में, ट्रंप ओबामा प्रेसिडेंट थे तब। 2018 में क्या हुआ, जो ट्रंप थे वो डील से बाहर आ गए। उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो कुछ डील के कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि ईरान उनको कंपाइल या उनको फॉलो नहीं कर रहा था, और कुछ डाटा ऐसा है कुछ जो ईरान दे नहीं रहा था जो कि डील में उनको देने का था। तो ऐसे ऐसे बोल कर यूएसए ने कहा हम तो इस डील से बाहर जा रहे हैं। पर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी थी उन्होंने बोला कि ईरान कंपाइल कर रहा है जो उन्होंने डील में बोला था। पर यूएसए चाहता था कि ईरान जैसे हमें पता है कि ईरान, ये जो वेस्ट एशिया की कंट्री की जो पॉलिटिक्स है, जैसे ईरान की सऊदी अरेबिया के साथ बिल्कुल नहीं बनती। अब लेबनान या यमन में कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि ईरान जिसको सपोर्ट करता है। ईरान एक शिया कंट्री है और सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, तो ये इनके अगेंस्ट काफ़ी वार रहता ही है। तो यमन, लेबनान ऐसी कंट्रियों में ईरान बैक्ड मिलिट्री ग्रुप्स हैं जो ईरान के इशारों पे काम करते हैं ईरान के लिए दूसरी कंट्री में, ताकि दूसरी कंट्री की में कोई पपट गवर्नमेंट बन जाए जिसको ईरान चलाए। और यूएसए एंड सऊदी अरेबिया शुरू से काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो यूएसए ये भी चाहता था कि ईरान की जो ये मिलिटेंट बैक ग्रुप हैं उनको फंडिंग देना बंद कर दे ईरान। तो ऐसा कहकर उसने बस डील से यूएसए बाहर चला गया। और उसके बाद ट्रंप ने काफ़ी प्रेशर बनाया, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए ईरान के, ताकि ईरान किसी से ट्रेड या व्यापार कर ही ना पाए। बट इस सब के बीच में चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया ईरान में और काफ़ी उनको मिलिटरली और इकोनॉमिकली हेल्प की। और यूएसए चाहता था, ट्रंप ये चाहते थे कि उनके साथ ईरान पे काफ़ी प्रेशर डालकर और फिर से वो दोबारा नेगोशिएट करें डील को, और वो काफ़ी इंटरेस्टेड यूएसए के इंटरेस्ट में हो ऐसी डील। तो बेसिकली ये सोच थी ट्रंप की। बट अब प्रेसिडेंट बदल गए हैं यूएसए के, जो बाइडेन आ चुके हैं, और उन्होंने काफ़ी कुछ इस डील में वापस आने के संकेत दिए हैं। तो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि ये डील में वापस आएंगे कि नहीं। अब एक और ट्रीटी है, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी, जो कि अडॉप्ट की थी दिसंबर 2015 में, और ये फोर्स में आ गई थी अगले साल ही 2016 में। ये एक तरह की लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि सभी कंट्री, ज़्यादातर सभी देश की कंट्रियों ने साइन किया है टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जैसे कि हमें पता है एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। तो इन्होंने सारी कंट्रियां एक साथ आती हैं और वो बोलते हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को वो बताएंगे कि हमने क्या कुछ किया है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ने के लिए। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं,
उनको कैसे रिड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिड्यूस किया। जैसे कि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं चाइना एंड यूएसए एंड इंडिया, और इन देशों की थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ने के लिए। जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में आया था और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में सबसे पहले वेस्ट कंट्रीज़ में लगी थी, तो थोड़ी सी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के को पैदा करने के लिए। अब इस डील में क्लाइमेट ट्रीटी में सब कुछ बता रखा है कि ये वर्क कैसे करेगी। मेजरली फाइनेंशियली कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा दोस्त कंट्री को जो काफ़ी अच्छी स्थिति में है फाइनेंशियली भी, और उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को हरा सकते हैं। ये किसको ट्रांसफ़र करेंगे? पुअर कंट्रीज़ को। अब इस डील में समस्या ये है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे कि मेनली यूएसए बोलता है कि ये ट्रीटी में सबसे ज़्यादा फंड तो यूएसए दे रहा है सभी को, तो ये फाइनेंशियली एक बर्डन है यूएसए पे। तो ट्रंप ने ये भी बोला था कि वो यूएसए को इससे बाहर ले जाएंगे, क्योंकि सारा फाइनेंशियली लोड यूएसए पे डाल दिया गया कि आप पुअर कंट्री को टेक्नोलॉजी भी दो और पैसे भी दो टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। बट अब बिडेन जो कि नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएसए के, उन्होंने इस ट्रीटी में वापस आने की बोल दी है और फंड्स भी एलोकेट कर दिए हैं पुअर कंट्रीज़ को। तो ये दो ऐसी ट्रीटी हैं जो काफ़ी जिनका महत्व है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और एक तरह का पॉलिटिक्स जो बड़ी अलग अलग कंट्री हैं वो इस ट्रीटी के थ्रू करती ही रहती हैं।